हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आपको पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, खासकर नीट एग्ज़ाम में, किसी मेडिकल एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी को अगर हम खूब बढ़िया से समझ ले तो फिर सारा सवाल जो है आपका बन जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि एनसीईआरटी को जो है हम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग एनसीईआरटी को जो है इजी बनाने के लिए जो है प्रयास किए हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग भी जो है एकदम ध्यान से इस चीज़ को सुनिए, समझिए। एनसीईआरटी को अगर ठीक से समझ जाते हैं, बुझ जाते हैं, तो आपका सारा सवाल जो है मेडिकल टेस्ट एग्जाम जो नीट है उसमें आपका जो है सलूशन बन जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा प्रयास किए हैं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जो है हम लोग समझ लें। तो आज हम एक टॉपिक जो है शुरू किए हैं, रेस्पायरेटरी क्विसेंट। क्या है रेस्पायरेटरी क्विसेंट? एक टॉपिक जो है रेस्पायरेटरी क्विसेंट देखेंगे। रेस्पायरेटरी क्विसेंट को हम लोग रेस्पायरेटरी रेशियो भी बोलते हैं। रेस्पायरेटरी क्विसेंट का जो है अदर नेम रेस्पायरेटरी रेशियो है। इसमें होता क्या है कि हम लोग सबको पता है कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब तो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है, श्वसन पदार्थ जिसका शोषण होना होता है, जिसका रेस्पायरेशन होना होता है, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट शोषण पदार्थ, उसमें जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका जो है ब्रेकडाउन होता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेकडाउन होता है और जिसके द्वारा हम लोग को जो है एनर्जी मिलता है। इस एनर्जी के दौरान जो है हम लोग को CO2 भी जो है मिलता है। CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो इस CO2 जो है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जो है ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है, CO2 जो है इवॉल्व होता है। CO2 जो है निकलता है, बाहर निकलता है और इसमें O2 कंज्यूम हुआ है और CO2 इवॉल्व हुआ है। इस दोनों का रेशियो जो है रेस्पायरेटरी क्विसेंट कहलाता है। तो इस तरह से रेस्पायरेटरी क्विसेंट जो है, जितना CO2 का वॉल्यूम इवॉल्व हुआ है, CO2 का वॉल्यूम इवॉल्व हुआ है और जितना O2 कंज्यूम हुआ है, दोनों का वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, यही जो है रेस्पायरेटरी क्विसेंट होता है। रेस्पायरेटरी क्विसेंट होता है। तो इतना बात अगर हम समझते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, शोषण पदार्थ है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। यही तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। O2 की उपस्थिति में जो है जो रेस्पिरेशन होता है, तो O2 जितना इसमें कंज्यूम होगा, जितना खर्च होगा,
और उसके बाद में जितना CO2 निकलेगा, इवॉल्व होगा, तो उस एरोबिक रेस्पिरेशन में निकला हुआ O2 का वॉल्यूम और कंज्यूम O2 का रेशियो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कहलाता है। इस चीज को जो है किताब वाला लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लेट अस नाउ लुक एट द अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एज यू नो दैट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, अभी देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान O2 इज कंज्यूम्ड, O2 कंज्यूम होते हैं, उपभोग होते हैं, खर्च होते हैं, एंड CO2 इज रिलीज्ड। ये बात को जानना होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान O2 कंज्यूम होता है और CO2 रिलीज होता है। तो इस दोनों का जो रेशियो है वही रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है। तो कराएंगे द रेशियो, या द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved to the volume of O2 consumed in respiration is called respiratory quotient RQ। और रेस्पिरेटरी रेशियो हम लोग देखे थे, रेस्पिरेटरी क्विशेंट को रेस्पिरेटरी रेशियो भी बोले थे। तो रेस्पिरेटरी क्विशेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved by volume of O2 consumed। वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved और वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। आपको बताया गया है कि जब रेस्पिरेशन होगा, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो उसमें O2 कंज्यूम होंगे और CO2 निकलेंगे, इवॉल्व होंगे, उत्पन्न होंगे। तो जितना CO2 का वॉल्यूम इवॉल्व होता है, उत्पन्न होता है, और जितना उस रेस्पिरेशन में O2 का वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुआ रहता है, दोनों का रेशियो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कहलाता है। आगे कहता है कि रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो है डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट निर्भर करता है टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट श्वसन पदार्थ पर निर्भर करता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो है डिपेंड्स ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर जो है निर्भर करता है, डिपेंड करता है। When carbohydrate are used as, जब कहता है कि जब कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट, जब यहाँ सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट किया जा रहा है, एंड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, अगर वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करता है, द रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट विल बी 1। ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं कि रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट विल बी 1 इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट हम लोग का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, अगर श्वसन में लिया गया हमारा पदार्थ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा अगर कार्बोहाइड्रेट है, तो अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट 1 होगा। कहता है कि बिकॉज क्यों 1 होगा कार्बोहाइड्रेट अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? तो कहता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 आर इवॉल्व्ड एंड कंज्यूम्ड रेस्पेक्टिवली एज शोन इन इक्वेशन। नीचे जो है इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि अगर कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो उसका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट 1 होगा,
क्योंकि उसमें जो है CO2 की वॉल्यूम जो है और इवॉल्व्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड कंज्यूम्ड वॉल्यूम ऑफ O2 आर सेम, इक्वल अमाउंट में जो है CO2 और O2 जो है का वॉल्यूम है इसमें, इसलिए रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो है क्या है, इसका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट 1 है। यही जो है इक्वेशन है, यही इक्वेशन दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है C6H12O6। तो ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इसमें 6 जो है O2 कंज्यूम हो रहा है, तो 6 O2 जो है कंज्यूम होगा तो इसका जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। ये बात हम लोग को जानना है कि 1 molecule of glucose is completely oxidized in presence of 6 O2 and 6 CO2 also evolved है। यहाँ पर इवॉल्व जो उत्पन्न हो रहा है और यहाँ 6 CO2 कंज्यूम हो रहा है और 6H2O भी इवॉल्व होगा। एनर्जी जो है 6 से 86 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होने से एनर्जी 6 किलो कैलोरी उत्पन्न होता है। तो चलिए वहां पर हम लोग को अब ये सब चीज जो भी है, हम लोग को मेन मतलब यहाँ पर है आरक्यू से। तो यहाँ आरक्यू जो है, आरक्यू का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved to ratio by volume of O2 कंज्यूम्ड। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, तो इसमें 6 O2 कंज्यूम हुआ है और 6 CO2 इवॉल्व हुआ है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना इवॉल्व हुआ है, 6, और O2 भी कंज्यूम हुआ है 6, इसलिए RQ जो है 1 हो जाएगा। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को याद करना है कि अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है तो RQ का जो है मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 इवॉल्व्ड एंड कंज्यूम हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम लोग देखें कि रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो होता है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो RQ का मान 1 होगा। लेकिन कहता है कि व्हेन फैट आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, अब यहाँ पर हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट हो जा रहा है, फैट लिपिड, तो RQ इज लेस देन 1, तो RQ जो है लेस देन 1 होगा। अगर रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट अगर लेस देन 1 है तो वहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट हो सकता है। तो कैलकुलेशन यहाँ पर जो है फैटी एसिड ट्राइपाल्मिटिन, इसके मतलब ये कई बार जो है नीट के सवाल में भी ये सब पूछा हुआ है। चलिए, तो अगर फैटी एसिड ट्राइपाल्मिटिन अगर है, ये फैट है, फैटी एसिड है, तो अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में इसको यूज किया जा रहा है, तो यही
ट्राईपालमिटीन है। अगर इसका ऑक्सीडेशन में 145 वॉल्यूम जो है O2 कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पर 102 वॉल्यूम जो है CO2 इवोल्व हो रहा है। और इसमें तो मेन हम लोग को मतलब है O2 कंज्यूम एंड CO2 इवोल्व। तो यहाँ RQ जो है 102 CO2 इवोल्व हुआ है वॉल्यूम, और 145 में अगर इसको हम इसका रेशियो डिवाइड करेंगे तो इतना मान आएगा, जो लेस देन 1 है, 1 से छोटा मान है। तो सीधे डायरेक्ट पूछा हुआ है सवाल है कि RQ ऑफ ट्राईपालमिटीन का RQ कितना है, तो आप जो है 0.7 मान याद रखेंगे। कैसे आया है सो आप इस बात को याद रखेंगे। कहता है कि व्हेन प्रोटीन आर रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए देखें, कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट 1 आया, फैट का जो है 1 से कम आया, और खासकर जब हम ट्राईपालमिटीन का यहाँ कैलकुलेशन किए हैं तो 0.7 आया है, जो बता रहा है कि 1 से कम होगा। फिर यहाँ कह रहा है कि व्हेन प्रोटीन आर रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है तो रेशियो वुड बी अबाउट 0.9। जो भी लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि RQ जो है, RQ प्रोटीन का भी लेस देन 1 होगा, और लिपिड फैट का भी लेस देन 1 होगा। 1 केवल किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, और फैट और प्रोटीन का जो है लेस देन 1 होगा। कारण कि फैट के केस में हम 0.7 देखे थे RQ, और यहाँ प्रोटीन का जो है दिया हुआ है 0.9। तो प्रोटीन और फैट दोनों का RQ जो है लेस देन 1 होगा। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आर ऑफ्टन मोर देन 1। प्योर, यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। कभी भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के रूप में प्योर प्रोटीन और फैट जो है यूज नहीं किया जाता है। तो ये हुआ आपको रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट के रूप में हुआ। तो हम लोग देखें कि रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट में जो है, अब रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। फिर रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो है 1 किस केस में होगा, RQ 1 जब रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। RQ जो है, RQ इनफिनाइट भी हो सकता है, RQ जो है इनफिनाइट भी हो सकता है इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक RQ इनफिनाइट कब होगा, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में, जैसे अगर हम लोग चर्चा करें C6H12O6 एक कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें भी एनारोबिक का मतलब इसमें कोई ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हुआ है, तो क्या होगा, इसमें 2CO2 क्या होगा, इवोल्व होगा, और कोई कंज्यूम नहीं होगा। तो RQ कितना हो जाएगा, 2CO2 by 0O2। तो 0 से भाग देने पर क्या होगा,
इनफिनाइट का माना है। तो आर्किव जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर एनारोबिक है, एनारोबिक केस में जो है आर्किव का मान इनफिनाइट आएगा। आर्किव जो है, आर्किव का मान जो है, ये सब कुछ हम लोग एक्स्ट्रा जो है देख रहे हैं। मेन जो एनसीईआरटी में जो इतना दिया है वो हम लोग समझे हैं। मेन इसको जरूर याद रखना है, उसके अलावा इसको भी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आर्किव जीरो जो है इन सुकुलेंट प्लांट्स में जो है, सुकुलेंट प्लांट्स में जो है आपको जो है आर्किव का मान क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि C6H12 है। C6H12O6 एक कार्बोहाइड्रेट है और इसमें 3O2 जो है कंज्यूम हुआ है और यहाँ पर मैलिक इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर मैलिक एसिड का जो है प्रोडक्शन होता है, मैलिक एसिड। और यहाँ पर कोई जो है CO2 नहीं उत्पन्न हो पाता है, CO2 इवोल्व नहीं होता है। यहाँ पर सीधा जो है 3H2O और एनर्जी जो है, तो यहाँ पर CO2 नहीं है, तो यहाँ आर्किव क्या हो जाएगा, इन सुकुलेंट्स प्लांट्स जो मतलब जीरो फाइटिक है, आर्किव जो है क्या होगा, आर्किव तो यहाँ पर O2 तो जीरो आया है, CO2 जीरो आया है और यहाँ पर 3O2 है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और लेस देन 1 के लिए हम लोग तो आर्किव जीरो भी हो सकता है सुकुलेंट्स प्लांट्स में, इनफिनाइट हो जाएगा। एनारोबिक केस में रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में ही अगर रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। अब जो है मोर देन 1 भी हो सकता है, आर्किव जो है मोर देन 1, आर्किव जो है मोर देन 1 हो सकता है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। कार्बनिक अम्ल के केस में, कार्बनिक अम्ल के केस में जो है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो है मोर देन 1 हो जाएगा। जैसे हम लोग ऑक्सैलिक एसिड के रूप में देखते हैं। ऑक्सैलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, इस ऑक्सैलिक एसिड के ऑक्सीडेशन में जो है O2 और इसमें जो है 4 CO2 जो है इवोल्व होता है और 1 O2 जो है कंज्यूम होता है, इसलिए ऑक्सैलिक एसिड के केस में 4 CO2 बाई 1 O2 हो जाएगा। इस तरह से इसका आर्किव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से मैलिक एसिड के केस में मैलिक एसिड के ऑक्सीडेशन में आपको 3O2 जो है 3O2 कंज्यूम होता है और इसमें जो है 4 CO2 बाकी वो एनर्जी जो भी मिलेगा वो मिलेगा। यहाँ पर मेन हम लोग को O2 और CO2 से है, तो यहाँ पर आर्किव क्या हो जाएगा, 4 CO2 सीधे हम लोग 4/3
1.33 जो है आ जाएगा। तो माइलिक एसिड का आरक्यू 1.33 हुआ, ऑक्सैलिक एसिड का 4 हुआ। इसी तरह से सक्सेनिक एसिड के ऑक्सीडेशन में 7 O2 कंज्यूम होता है और 8 CO2 इवॉल्व होता है। 8 CO2 इवॉल्व होता है। इस तरह से 8/7 मतलब मोर देन 1 जो है आना है। अगर इसको अगर डिवाइड करें तो 1 पॉइंट। इस तरह से हम लोग यहाँ 3 ऑर्गेनिक एसिड में देखिए कि सब में जो है आरक्यू 1 से ज्यादा आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड के केस में आरक्यू का मान 1 से ज्यादा होता है। इस तरह से इतना हम लोग आरक्यू के बारे में देखे हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फिर अगला हम लोग वीडियो बनाए इस तरह से तो पहले आपके पास पहुंचे। चलिए।